आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है मोनिश सनवर और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी की खास पेशकश बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा दावा सामने आया है और केरल की सियासत में भी इससे बड़ी हलचल मची है। तिरुवनंतपुरम से पीएम मोदी ने कहा कि केरल में भाजपा सरकार की नींव पड़ गई है। उन्होंने तिरुवनंतपुरम की तुलना 1987 के अहमदाबाद से की है, जहां से गुजरात में बीजेपी का सफर शुरू हुआ था। पीएम मोदी का कहना है कि जैसे अहमदाबाद के बाद गुजरात बदला, वैसे ही अब तिरुवनंतपुरम से केरल बदलेगा। लेकिन सवाल यह है कि वाकई लेफ्ट का किला ढहने वाला है, क्योंकि लेफ्ट की ये एक इकलौती सरकार है किसी एक राज्य में, या फिर से ये चुनाव सिर्फ चुनावी जोश और सियासी बयानबाजी के है। बीजेपी से बदलाव की शुरुआत बता रही है, तो कांग्रेस और लेफ्ट इसे जमीनी हकीकत से दूर दावा कह रहे हैं। आज बड़ी खबर में हम पूछेंगे, क्या केरल में सचमुच तीसरे मोर्चे की सियासत मजबूत हो रही है, या पीएम मोदी का यह दावा 2026 से पहले बड़ा राजनीतिक दांव है। इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ पवन पटेल मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, और मेरे साथ जल्द जुड़ेंगे राहुल आनंद, बीजेपी प्रवक्ता। उनसे भी हम सवाल लेंगे। लेकिन पवन जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुवनंतपुरम पहुंचते हैं और तिरुवनंतपुरम में जो नगर निगम की जीत थी, उससे पीएम मोदी इतने ज़्यादा खुश नजर आए कि उन्होंने पूरे केरल में जीत के दावे कर दिए। तो क्या पीएम मोदी के इन दावों को पहली बात तो कांग्रेस कैसे देख रही है? दूसरा, पीएम मोदी के नींव पड़ गई वाले बयान को कांग्रेस कैसे देखती है? नहीं, देखिए, कांग्रेस के देखने से मोदी जी को और भाजपा को कोई फर्क तो पड़ता नहीं है ना। आम आदमी के दुख से, आम आदमी की पीड़ा से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सिंपल सी बात है कि तानाशाही के संविधान से इस देश को चला रहे हैं। अब वो नींव पड़ गई है, इनडायरेक्ट मतलब इन्होंने आदेश दे दिया है, चाहे चुनाव आयोग को हो, चाहे जो मशीनरी है उसको इन्होंने इनडायरेक्ट आदेश दे दिया है कि भैया अब मोदी जी ने बोल दिया है, तो आपको नैतिक अनैतिक किसी भी रास्ते पर चलना पड़े, उस दिशा में आगे बढ़ो। यही हमेशा होता है कि इनको मैकेनिज्म मैनेजमेंट ऐसा रहता है कि पता पड़ जाता है कि कितनी सीटें आ जाएंगी, कहाँ पे आ जाएंगी। मैं कहता हूँ हर पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो चाहता है कि हमारी पार्टी की नींव बढ़े, सब कुछ है, लेकिन हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं एक कोने में ये भी रहता है कि हमारे देश की नींव भी कमजोर ना हो। हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि भाजपा की नींव तो मजबूत हो रही हो, लेकिन किसान की, मजदूर की, गरीब की, उनकी नींव किस तरह कमजोर हो रही है भारतीय जनता पार्टी के शासन में, सबको भी देखना चाहिए। तो अब लेकिन इनको उन सबसे मतलब तो है नहीं। पहले क्या होता था, पहले का परिपाटी ऐसे चलती थी कि भाई हमने चुनाव में गए, हमने अपना एक वचन पत्र, एक घोषणा पत्र, एक बतौलेबाजी पत्र जनता के सामने पेश किया और उसके बाद उस दिशा में काम करने का प्रयास करते थे। और उस दिशा में आदमी, ठीक है, अगले चुनाव में आदमी उस पर नंबर देता था कि चलो इन्होंने 10% काम किया, 5% काम किया, 20% काम रह गया, जो भी है उसका आकलन करता था। और उन काम के दावों को लेकर के हम फिर से जनता के बीच में जाते थे और बताते थे कि भाई हमारे ये काम हुए हैं। इन कामों का आकलन करके जनता फिर से चुनाव में हमें वोट देती थी। लेकिन ये पहली बार नजारा देख रहा है, पहली बार इस तरह का माहौल बन रहा है कि जो काम हमने कहा वो काम नहीं करेंगे, उसके बाद भी हमारी सुनामी आ जाएगी। हम कभी माफी मांगेंगे नहीं, हम कभी अपनी गलती मानेंगे नहीं, हम हर चीज की परिभाषाएं बदल देंगे, हम अपने हिसाब से चीजों को, अपने पार्टी के, जिसमें हमें बहुमत मिले, जिसमें हमारे पार्टी के ज्यादा से ज्यादा लोग बच सकें, उस तरह की नीतियां लाएंगे। तो हमें दिक्कत इस बात की है कि देखिए, आज जितने भी वर्ग हैं, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, हर वर्ग के साथ कुठाराघात किया है उन्होंने, हर वर्ग के साथ छल किया है। आप युवाओं को रोजगार की बात करते हैं, अभी एक युवाओं का एक कोई सर्वे में पढ़ रहा था, उस सर्वे में कि अब बेरोजगारी अपने चरम पर है। अभी कुछ दिन पहले आया था भुखमरी के पायदान में हमने बहुत बड़ा आयाम गढ़ लिया है। तो इस तरह की जो परिपाटियां आ रही हैं, किसानों की आय, अभी एनसीआरबी की डाटा था कुछ दिन पहले के 27 रुपए के, हम बढ़ कहीं नहीं रहे हैं, लेकिन विज्ञापन पोस्टरों में जरूर बढ़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इन सब लोगों की नींव और भावनाओं की कदर भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। मुझे लगता है कि ठीक है, जीते हैं, लेकिन अपनी नीतियों को लेकर के जाना चाहिए। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता दोबारा अपनी नीतियों को लेकर नहीं जाता है। एक बड़ा दो सवाल यहाँ करोड़ पर हमने रोजगार। देखा अभी, जब केरला में एसआईआर की प्रक्रिया होती है, लगभग 24 लाख के करीब वोट कटते हैं एसआईआर की प्रक्रिया में। और कांग्रेस का एक मजबूत संगठन माना जाता है केरला में, क्योंकि राहुल गांधी और कहो कि प्रियंका गांधी का एक वहाँ के लिए एक अलग जो है रुझान है, और उनका वहाँ जाने से ये मुराद बनती है कि कहीं ना कहीं केरला को कमज़ोर नहीं छोड़ना चाहती कांग्रेस। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री की तैयारियां दिख रही हैं, या प्रधानमंत्री की रैलियां हो रही हैं, या बीजेपी की तैयारियां दिख रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो जो आप कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स है, वो उसमें कितना पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं?
क्योंकि अगर ये सवाल हम मान लीजिए बीजेपी नेताओं से करते हैं कि वो साफ तौर पर कहते हैं, तो वो एक तो अपना कैडर गिनवाते हैं, अपने नेताओं के दौरे गिनवाते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन कांग्रेस अभी भी वो कैडर, अपने नेताओं के दौरे, इससे हटके सीधा इलेक्शन कमीशन पे अभी से ही निशाना साधना शुरू कर देते हैं। मान लिया या मान लेते हैं कि कुछ वक्त के लिए कि ठीक है कांग्रेस सही कह रही है, इलेक्शन कमीशन जो है पूरी तरीके से केंद्र सरकार के कहने पे चल रहा है, लेकिन जब आपको ये सारी चीज़ें पता है तो हर तिलिस्म का एक राज तो होता है ना, उसको उसको तोड़ा तो जा सकता है उस तिलिस्म को, ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं हो सकता। तो वहां वो तैयारी आपकी क्यों नहीं नजर आती है? देखिए, हर तिलिस्म का तोड़ने का कोई ना कोई रास्ता होता है, सब सही बोल रहे हो आप। लेकिन कई बार होता है कि आइडियोलॉजी, कई बार ही होती विचारधारा। हम किस विचारधारा के लोग हैं, हम किस विचारधारा पे चल करके काम करते हैं, कि भारतीय जनता पार्टी किस विचारधारा पे काम करती है। आप देखिए, जो बिकता है, कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। आज इनके बैंक बैलेंस, इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तो ये बड़ा, छोटी चीज को भी बहुत बड़ा दिखा सकते हैं, और हमारा छोटा काम भी छोटा काम के बराबर भी नहीं दिख पाता है। तो ये बात तो कोई इसको मतलब इसको हम यहाँ पे कहीं पे इस पैमाने के हिसाब से सही नहीं बैठ पा रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी जैसे दिखावा करें। हम तो सिंपल सी बात ये कह रहे हैं कि हम कहते हैं, अगर आज हम अपना, आप जो बोल रहे हैं कि हम अभी से चुनाव आए, हमारा काम क्या है? आम आदमी, गरीब, दुख की पीड़ा को उजागर करना। आज हमारा नेता राहुल गांधी वही काम कर रहा है। विपक्ष का सबसे बड़ा धर्म क्या होता है कि जो जनता की कमियां हैं, जनता जिन चीजों से परेशान है, उसको सदन तक ले जाए। लेकिन ये पहली बार देखने को मिला कि भाई सदन में हम आवाज उठा नहीं सकते हैं, बाहर आवाज हम उठा नहीं सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जैसी कमजोर पार्टी कोई नहीं, ये आप मान के चलिए। अगर वो कमजोर नहीं होते तो उनको इतना डर नहीं लगता। वो हमेशा डरे हुए रहते हैं, इसीलिए किसी दूसरे रास्ते की तलाश में रहते हैं। हम कहते हैं, अगर मोदी जी का विजन, मोदी जी के काम, मोदी जी की नीतियां इतनी अच्छी होती तो सचमुच देश को आगे ले जा रहे हैं, तो उनको डर किस बात का है? क्यों विपक्ष के लोगों को तोड़ना है? क्यों नहीं कहते कि हम अपनी विचारधारा पे चुनाव लड़ेंगे? क्यों नहीं कहते कि विपक्ष का कोई आदमी आएगा? सोशल मीडिया का जमाना है, खुद राहुल गांधी से लेकर पूरी कांग्रेस के ज्यादातर नेता लेके ट्विटर से इंस्टाग्राम हर चीज पे अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आप ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि मीडिया आपकी आवाज़ नहीं पहुंचने दे रही, ठीक है, संसद से आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं, सोशल क्रिएटर हैं जो सीधे तौर पर आवाज़ उठाते हैं और बहुत तगड़ी तरीके से आवाज़ उठाते हैं, लाखों करोड़ों दर्शक उनको देखते हैं। तो ये मामलों में अभी भी कांग्रेस क्यों पिछड़ती हुई आती है? आप आईटी सेल पे बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा देते हैं, आरोप लगा देते हैं, लेकिन आईटी के मामले में भी आपकी तैयारियां वो नहीं दिखती हैं। नहीं, देखिए, तैयारियां आप आज की डेट में सोशल मीडिया को देखेंगे तो जो निष्पक्ष है, सोशल मीडिया पे जो निष्पक्ष कहते हैं ना कि दायरा जो है, उसमें देखिए आज भी बातें आ रही हैं, आज भी कांग्रेस की बात समझ में आ रही। मैं कहता हूं कि आज हम उतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, सिंपल सी बात। हम पैसे बांट नहीं सकते, तो हम उस तरह दिख नहीं सकते हैं। लेकिन हमने जो धरातल पर काम कर रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, आज हम ये कहते हैं, आप ये बताइए, हमारे शंकराचार्य जी जो प्रयागराज में स्नान करने गए थे, आज वो ये बताइए, अगर यही उल्टा होता, कांग्रेस की सरकार होती, भाजपा का उत्तर बैग मिले, तो आज उस चीज को एकदम लाइमलाइट में बना देते। जबकि वो पीड़ा कांग्रेस की नहीं होनी चाहिए, वो पीड़ा इस देश के हर व्यक्ति की होनी चाहिए। सनातन करके जो आज सत्ता में है, वही सनातन के गुरु के साथ, शंकराचार्य जी के साथ किस तरह बर्ताव हो रहा, बताइए। उनको धरने पर बैठना पड़ रहा। एक वक्त था जब ब्राह्मण वोट कांग्रेस का था, एक वक्त था जब बनिया वोट कांग्रेस का था। जब आपको ये सारी चीजें दिख रही हैं, आपको ये सारे मसले दिख रहे हैं, राहुल गांधी रायबरेली थे, रायबरेली से क्या राहुल गांधी शंकराचार्य से मिलने नहीं जा सकते थे? उन सारे मसलों को और शायद अच्छे तरीके से उठाया जा सकता फिर। नहीं, देखिए, राहुल गांधी जा सकते थे, राहुल गांधी हो सकते हैं जाएं, राहुल गांधी क्यों नहीं जाएंगे? सिंपल सी बात है। ये तो अब जब अगर चले जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? पूरा मीडिया, पूरा भाजपा बोलोगे देखो इसमें राजनीति कर रहे हैं, तो वो तो कोई बात नहीं। राहुल गांधी अपना काम अपने ढंग से कर रहे हैं। जो एक कहते हैं, जो विपक्ष के नेता की तरफ से जो उनका धर्म है, जो उनका काम है, उस काम का निर्वहन मुझे नहीं लगता कि आज से पहले कितने भी नेता विपक्ष रहे होंगे इस तरह से किया हो। चाहे भारत जोड़ो यात्रा किया, चाहे भारत जोड़ो नया यात्रा किया है, चाहे इंदौर के। देखिए, हर आदमी 100% परफेक्ट नहीं होता कि हम हर जगह पहुंच ही जाए। चलिए ठीक है, आज भी विचारधारा से जाना जाता है। केरला वाले टॉपिक पे आते हैं। अब अहमदाबाद मॉडल का जिक्र कर रहे हैं प्रधानमंत्री, अहमदाबाद मॉडल वो दिखा रहे हैं। 2014 के चुनाव में आपको याद होगा कि गुजरात मॉडल का जिक्र किया गया था और उसको ऐसे दिखाया गया था कि शायद उससे ज्यादा विकसित राज्य पूरे भारत में नहीं है। अब आज अहमदाबाद के मॉडल का जिक्र करा और उन्होंने कहा कि तिरुवनंतपुरम से वो एक नींव पड़ गई है जो पूरे केरला को जिता कर जाएगी। तो अहमदाबाद मॉडल का जिक्र कर रहे हैं, क्या केरल का सामाजिक ढांचा गुजरात से तुलना योग्य है?
नहीं, देखिए, मॉडल के तुलना और न तुलना से कुछ होता ही नहीं है। हम कहते हैं कि कोई मॉडल, अगर कोई एक आइडियल मॉडल बचा है जिसको भाजपा अपने ढंग से दिखाने का प्रयास कर रही है, हम कहते हैं किसी भी मॉडल का जो आउटपुट निकलेगा वो तो सबको समझ में आएगा ना। हम कहते हैं चलिए, इन्होंने किसी भी मॉडल को दिखाने का प्रयास किया और उस मॉडल का आउटपुट क्या आया। हम कहते हैं आज, हम कहते हैं यही 3-4 वर्ग है ना भाई, युवा है, किसान है, मजदूर है, यही है ना। पर हम कहते हैं उस मॉडल का आउटपुट निकल के आना चाहिए कि बेरोजगारी खत्म हो जाए, लेकिन बेरोजगारी अपने चरम पर है। हम कहते हैं गरीबी खत्म हो जाए, गरीबी अपने चरम पर है। हम कहते हैं किसान दुखी है, पीड़ित हट जाए, लेकिन नहीं है। सिर्फ उद्योगपति, चुनिंदा उद्योगपति के लिए वो मॉडल आ रहे हैं। चुनिंदा उद्योगपतियों के जो संपत्ति है, जो उनका पूरा आभा मंडल है, वो बस बढ़ता जा रहा है। बाकी आम आदमियों को इसका रिलैक्सेशन, कौन से इनसे मॉडल का आम आदमी को रिलैक्सेशन मिला? अभी मनरेगा इतनी अच्छी योजना थी, जो हम कहते हैं चाहे केरल हो चाहे कहीं भी, मनरेगा के तो हर उसके जो लाभार्थी लोग हर जगह हैं, हर जगह गरीब लोग हैं, हर जगह मजदूर लोग हैं। मनरेगा को इन्होंने बड़े स्मार्टली चेंज कर दिया और उसका बड़ा बड़ा विज्ञापन कर रहे हैं। तो ये राहुल भारतीय राहुल जनता आनंद पार्टी। जुड़ गए हैं मेरे साथ। एक जी सवाल उनसे जी भी ले लेता हूं, फिर आपके पास आऊंगा। राहुल जी, स्वागत है आपका मुंसिफ टीवी में बड़ी खबर में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कीमती वक्त दिया। राहुल जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरला के दौरे पर मॉडल का जिक्र कर रहे हैं, गुजरात मॉडल का। कह रहे हैं कि हमने अहमदाबाद से जो शुरुआत की थी, जो नींव भाजपा की अहमदाबाद में पड़ी थी, फिर हमने पूरा गुजरात फतेह किया था। आज हमने तिरुवनंतपुरम में वो शुरुआत कर दी, क्योंकि तिरुवनंतपुरम में नगर निगम की जीत होती है, मेयर किसका बनता है? बीजेपी का। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से एक मेयर की शुरुआत हुई है और अब जो है ये नींव पड़ गई है, तो समझिए कि पूरा जो है केरल हम जीत लेंगे। तो क्या तिरुवनंतपुरम नगर निगम की जीत को विधानसभा जीत का संकेत माना जाए? जाहिर तौर पे जो नरेंद्र मोदी जी ने जिन बातों को कहा है उसका स्वागत करना चाहिए और ये बिल्कुल सत्य बात है। बिहार देश की आजादी की बात कर लीजिए, उस समय से जो दो विचारधारा जो हमारे देश के अंदर रही थी, उस विचारधारा से ही केरला भी परेशान और हैरान है। उसके पीछे का मैं आपको तर्क बताता हूँ। देखिए, जब भी कांग्रेस की सरकार वहां रही है या फिर जो वहां पे जो अभी लेफ्ट की सरकार है जी, जो सरकार वहां रूल कर रही है, वहां की अगर हम बात करें तो केरला के अंदर एक अगर लोकसभा में अगर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल जाता है तो वो पहली नींव वहां से पड़ी थी। दूसरी, जो सबसे निचले स्तर की अगर हम बात करते हैं, जो वहां जाकर अगर ग्रामीण इलाकों की बात कर लीजिए, शहरी इलाकों की बात कर लीजिए, अगर वहां जाकर अगर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि अंदर ही अंदर कुछ बदलाव के संकेत निश्चित रूप से मिल रहे हैं। यहाँ पे एक बात और जानने वाली बात है, जो डराकर धमकाकर जो लोग वोट लेते थे और जो कन्वर्जन पे खास करके, देखिए केरला की अगर हम बात करें तो मैं इसलिए आपको बात कर रहा हूं कि अगर उसकी दृष्टि से देखा जाए, कन्वर्जन की दृष्टि से देखा जाए, तो वहां पे सबसे ज्यादा लोग केरला में इससे परेशान रहे हैं, क्योंकि क्रिश्चियन की जो आबादी है वो ज्यादा है और हिंदुओं की आबादी कम होने की वजह से ये सब लोग जो कन्वर्जन है उसके दबाव में निश्चित रूप से वहां पर है और वहां की जो सरकार है वो उन लोगों के साथ खड़ी है जो इनके ऊपर दबाव बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका अगर कोई समर्थन करता है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही करती लेकिन है। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद मॉडल का जिक्र किया, ये सवाल मैं पूछ रहा था पवन जी से भी। अहमदाबाद मॉडल का जिक्र किया, तो क्या केरल का सामाजिक ढांचा वाकई गुजरात से तुलना योग्य है? देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है और जब भी कभी कहीं परिवर्तन होती है तो उसकी नींव रखी जाती है और ये बिल्कुल सत्य बात है कि जो नींव रखी गई है, अगर आप किसी चीज का फाउंडेशन करते हैं और फाउंडेशन करते हुए जब आप उसके बेस में सबसे ज्यादा मटेरियल देते हैं तो वो मकान निश्चित रूप से बहुत मजबूत और बहुत विशाल बनता है। और ये तो विपक्ष के लोगों के लिए ये आश्चर्यजनक बातें हो सकती है, जो अक्सर इस बात को सोचते थे कि भारतीय जनता पार्टी कभी सरकार बना ही नहीं सकती है, भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी कभी प्रोजेक्ट हो ही नहीं सकते प्रधानमंत्री के लिए। तो उन सारे लोगों को अगर देखा जाए तो उनके लिए अभी भी वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह हैं, वो अपना कामों को उस हिसाब से चला सकते हैं। लेकिन जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है तो इसका मतलब बिल्कुल साफ और संकेत है कि जो एक कहावत है ना कि जो अश्वमेध का जो घोड़ा है जो चल पड़ा है, जिसको रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो बस वही आप समझिए कि अब नितिन नवीन जी के साथ अगर कमान दिया गया है तो वो अश्वमेध के घोड़े हैं जो आने वाले 25-30 साल तक जवान रहेंगे। राजनीति में काफी सक्रियता के साथ उनकी भूमिका देखी जाएगी। ठीक उसी के संदर्भ में देखा जाए तो केरला को भी उठाकर देखने की आवश्यकता है कि अगर कहीं कोई हवा का रुख बदला है, क्योंकि हमारे देश के अंदर मानसून की शुरुआत केरला से होती है और केरला में अगर इस तरह का रुख बदल रहा है तो इसका मतलब बिल्कुल साफ संकेत है कि आने वाला समय वो निश्चित रूप से भारत माता जाग चुकी है और वो क्या होगा वो नरेंद्र मोदी जी ने अपने स्टेटमेंट में बता भी दिया है। ठीक है पवन जी, वो केरल से जो मौसम चला था वो दिल्ली में तो पहुंच गया और बारिश भी हो रही है
और दूसरा ये कि ये जो अश्वमेध का घोड़ा है, अब ये वो कह रहे हैं कि सीधे तौर पर हमारे नितिन नवीन जी जो हैं उनकी क़यादत में वो देखने को मिलेगा। और जाहिर सी बात है, अब वहाँ पर मेयर जीता है तो मेयर जीतने के साथ साथ वो विधानसभा भी जीतेंगे। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस और लेफ्ट की लड़ाई का फायदा बीजेपी को मिल रहा है वहाँ पर, या मिल देखिए, सकता है? नवीन जी की बात क्यों कर रहे हैं? जेपी नड्डा जी के समय बहुत हुआ, बैंक बैलेंस मेन जो बढ़ा है जेपी नड्डा जी के समय बढ़ा था। इनका कौन सा कार्यकाल है? हर व्यक्ति के कार्यकाल में बढ़ता है। कौन सी ऐसी नई बात है नवीन जी के में? सिर्फ नवीन जी का नाम बस नया है, विचारधारा और फैसक और जो तानाशाही वो तो वही होगी पार्टी की विचारधारा भी। नवीन जी के भी कई सारे वीडियो आए कि जो मोदी जी ने बोला मेरे बॉस रहेंगे, फिर किस तरह उनको साइड लाइन कर रहे हैं, तो वो सब सामने दिखने लगा कि कथनी और करनी के अंतर को हमेशा समझाती। राहुल जी बड़े बोल रहे मुंगेरी लाल के हसीन सपने। हम तो कहते हैं कि मुंगेरी लाल की जितने हसीन सपने भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया, युवाओं को पहले दिखाया कि हर साल 2 करोड़ का सपना दिखाया और उस सपना ध्वस्त हो गया, फिर बोल दे जाके पकौड़े तलो। उस बड़ा सुनहरा सपना था रोजगार का, और जाके पकौड़े तलने वाले रोजगार को भी आप अपने हिस्से में शामिल कर लिए। किसानों को आपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए, 2022 के दिखाए थे, अब सीधे 2047 करने लगे। 2022 में बोला था किसानों की दुगनी हो जाएगी। बेरोजगारों को दिखा, हर व्यक्ति को मुंगेरी लाल के सपने दिखा के, तो सपने तो सौदागर है, सपने तो बेचते हैं। बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़े बड़े रैलियां जो करते हैं उसमें जाके सपने बेचते हैं, सपने दिखाने का काम करते हैं, उसके बाद खत्म हो जाते हैं। हम कहते हैं कि चुनाव के बाद बताओ ना आपकी 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया। हम तो कह रहे सिंपल जो बात सबसे आप लाइन में गिन सकते हो उनको तो बता दो, उनका पूरा नहीं करोगे। आज कर्जे पे कर्जा लेते जाओगे। गुजरात मॉडल की बात कर रहे, कुपोषण में कुछ समय पहले था, कई सारे राज्यों से नंबर 1 में था गुजरात का, जो आप बता रहे हो मॉडल पे। वहां पे आप जमीन जो है, बड़े बड़े कारपोरेट घरानों को जमीन आपने कौड़ियों के भाव में जमीन दे दिया आपने। सबसे ज्यादा स्कूल जो बंद हुए गुजरात में बंद हुए हैं। तो आपका ये दोहरा चरित्र जो है, आप एक तरफ बोलोगे कांग्रेस पार्टी ने शिक्षा का अधिकार दिया, राइट टू एजुकेशन लाए, और आप स्कूलों को बंद करते जा रहे हो, लेकिन आप फिर भी चमत्कार कर रहे हो कि मोदी जी के भाषण से सब कुछ पढ़ लेंगे। कुछ दिन बाद स्कूलों को बंद कर दो, मोदी जी के मन की बात सुनो, पूरा जीवन का यथार्थ मिल जाएगा। तो ये बचकानी बातें होती है, हमें दिक्कत इससे होती है। हम ये कहते हैं कि अगर आप शिक्षा की बात करोगे, जब स्कूल खुलेंगे, स्कूल में सारी फैसिलिटीज होगी, तब तो शिक्षा की बात करोगे आप ना, कि आप वो इंटायर पॉलिटिकल वाली डिग्री सबको बांट दोगे। ये समझ नहीं पा रहा हूं। मैं कहता हूं कि आप सत्ता में हो, करो, अच्छा करो। आपका हर व्यक्ति चाहता है, जो मैं कांग्रेस चाहता हूं कि मैं हर जगह सरकार बने, आप अपने हिसाब से चाहो, लेकिन आप सत्ता में हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ बतौलेबाजी मुंगेरी लाल के हसीन सपने के अलावा कम से कम उनको धरातल में उतारने की जिम्मेवारी तो आपको है। और एक बात मैं आपको बता दूं, एक चीज देखिए, एक दौर आता है, कहते हैं ना कि एक दौर आया, इन्होंने हिंदू मुस्लिम करके, इन्होंने देश प्रेम की भावना के साथ खिलवाड़ करके, सपने दिखा करके, सबको जज्बात, सबकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके इन्होंने सरकार बना ली। और मैं कई भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी जब विचार विमर्श होता है, चर्चाएं होती हैं, तो हर व्यक्ति जानता है कि अब सच की तरफ चलना चाहिए। अब शंकराचार्य जी के ऊपर अगर आज जुल्म हो रहा है ना, तो जो सनातन के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने वोट दिया होगा, आज उनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह होगा कि किस टाइप की सरकार है वो। शंकराचार्य क्योंकि सच बोलते हैं, आए दिन उनका सोशल मीडिया पे दिखता आता है, इसलिए वो शंकराचार्य जी के पीछे पड़ गए हैं। अब योगी जी जाएंगे, 75 गाड़ियों का काफिला जाएगा, दर्शन करके स्नान करके चले आएंगे। तो ये दोहरा चरित्र आप आज आम जनता सोचने पर मजबूर हो गई है। ठीक है राहुल जी, शंकराचार्य वाले मसले पे आप जवाब देना चाहें, हालांकि आज का मेरा मुद्दा नहीं है, लेकिन मेरा सवाल यह है और उसका अभी आप जवाब दे दीजिए। केरल में बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती आप किसे देखते हैं, लेफ्ट, कांग्रेस या संगठन की कमजोरी? क्योंकि अभी भी चाहे आप माने या ना माने, लेकिन लेफ्ट का और कांग्रेस का संगठन वहाँ ज़्यादा मजबूत नजर आता है बनिस्बत बीजेपी के। नींव पड़ गई है, मैं मानता हूं, और शायद हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिले, लेकिन फिर भी अभी संगठन के मामले में कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आगे है। देखिए, मैं आपकी बात से इनकार नहीं करता हूं, लेकिन आपको इस बात के लिए मैं वास्तविकता को बढ़ा देता हूं कि देखिए, राहुल बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उससे भी पाप हुआ करते थे। ठीक उसी तरह कांग्रेस और लेफ्ट वहां पे हैं, और इन लोगों के बीच में अगर जाकर कमल खिल गया है, तो इसका मतलब बिल्कुल है कि वो जो लक्ष्य भेजने की जो कला है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को प्रूव भी किया है और कहा भी है कि आने वाले हम 25-30 साल तक कैसे सरकार में रहेंगे और 2047 तक कैसे विकसित भारत को बनाएंगे। जो लोग इस बात को कहते हैं, जो लाइन से डेविएट होने की बात करते हैं, यानी कि जो अभी शंकराचार्य पे चले गए या फिर अन्य जगहों पे चले गए, आपने जो कहा कि ये हमारा चर्चा का विषय नहीं है, तो मैं इस चीज पे चर्चा भी नहीं करूंगा, इस पे कुछ कमेंट भी नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको इस बात को बता देना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिया है, जो विकसित यात्रा जो अनंत रूप से निकलने वाली है, उसकी जो
नींव है वो पड़ चुकी है। और ये हमारे भाई जो बातें कर रहे थे, जब मैंने वो पवन जी आज से से यही 15 सारी साल बातें पहले की पूछी, बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का मैंने जिक्र करा, तो उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री ने जो आज वो बयान दिया है ना, वो बेसिकली चुनाव आयोग के लिए एक मैसेज पहुंच गया है कि आपको कैसे भी जो है जिताना है, ये कह रहे थे। देखिए, तो मैंने बिल्कुल कहा, मैंने बिल्कुल यही बात कहा कि आने वाले 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी कैसे राज करेगी, इसके पीछे की जो दृश्य है वो यही लोग स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। देखिए, इन लोगों ने आज तक मेहनत नहीं किया, इन लोगों ने आज तक चुनाव आयोग को छोड़कर इसके पीछे कहीं नहीं गए। मैं आपको एकदम साधारण सा बात बताता हूँ, हमारे भाई भी साथ में बैठे हैं, उन्हीं से पूछ लीजिए ना कि बिहार के अंदर जो चुनाव हुआ था, बिहार में चुनाव होने के बाद 14 नवंबर को जब परिणाम आ गए थे, उसके बाद से किन लोगों ने कोर्ट केस किया, किन लोगों ने चुनाव आयोग के सामने जाकर आपत्ति दर्ज कराई कि ये जो चुनाव हुआ है वो गलत हुआ है, इसकी सीसीटीवी फुटेज चाहिए, या फिर बहुत सारे ऐसी प्रक्रियाएं जो हो सकती थी। सिर्फ और सिर्फ एक मीडिया के सामने आकर, मौन मीडिया के सामने आकर बयानबाजी के अलावा कुछ भी नहीं था। विपक्ष की हालात ऐसी हो गई है कि आज वो कंफ्यूजन में है कि 6 पढ़े कि 9 पढ़े कि कैसे पढ़े। 9 को उल्टा पढ़कर 6 कर ले, मतलब सुविधा के अनुसार अपनी भाषा को बदलने की जो कला है वो निश्चित रूप से हमारी विपक्ष के पास जरूर है। और ये जो कह रहे हैं कि जो आदेश पहुंच गया है, जो संज्ञान लिया गया है, तो इनको मैं एक चीज याद दिला देना चाहता हूँ कि जब सेशन जी ने चुनाव आयोग को सख्त करने का प्रयास किया था, तो यही विपक्ष के लोग थे जो कह रहे थे कि इससे सनवा कहाँ है, ओकरा से हम भैंस चढ़वाएंगे बिहार में। आज देखिए, उनके द्वारा बनाए गए मार्ग के ऊपर आज हम सब चल रहे हैं, और आप भी हैं। अगर आप सच में नहीं है तो फिर आपकी 99 सीटें कैसी आ गई? जो भारत माता का दम भरते थे, जो राष्ट्रवादी की बातें करते थे, वो 240 पर कैसे सिमट गई? हम गलतियों से सीखते हैं, और ये गलतियों पे सीखते नहीं, उस पे दोषारोपण करते हैं। यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, इसीलिए हम मजबूत स्थिति में हैं। पवन जी, तो मुद्दा जो आपने बोला कि शंकराचार्य का मुद्दा नहीं था, तो ऐसे तो गुजरात का मुद्दा नहीं था, लेकिन जब जीत हार की चर्चाएं होती हैं और जीत हार में जो सबसे बड़ी धुरी होती है, जो सनातन की बात आप करते थे, तो वो बात कहीं ना कहीं आती। जैसे आपने गुजरात की बात लाई, तो मुद्दा तो सब कुछ है, मोदी है तो सब कुछ है, कोई दिक्कत ही नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा किए गए काम से जब दूसरे राज्य में सरकार बनती है तो मुद्दे है, मुद्दे से नहीं भटका मैं। नंबर 1। दूसरा, मैं कहता हूं कि यही मोदी जी ने बोला था 2022 का टाइमलाइन किसने दिया था? मोदी जी ने दिया था ना, आपने सुना था ना? बताइए रहीम जी, मोदी जी का भाषण था ना कि 2022 में किसानों की दुगनी कर देंगे, यही मोदी जी बोले थे ना। अब 2047 को कैसे विश्वास कर लेगा जनता? 2022 में फेल हो चुके हो और 2047 पे फिर विश्वास कर लेगी? बड़े डायनामिक नेतृत्व मिला है, ये पूछो तो बोलते हैं, इनको बोलते हैं कि गलत कर रहे हैं, इनके पास कुछ काम ही नहीं है। आप बिहार की बात करते हो, बिहार में बड़ा अच्छा किया तो क्यों बांटा 3-3 हजार रुपए? क्यों वोट खरीदा आपने? 3-3 हजार रुपए देकर के वोट खरीद लोगे, चुनाव आयोग कुछ बोलेगा नहीं। और वही दूसरी परिस्थिति आएंगी, जब महाराष्ट्र की बात आई तो वही चुनाव आयोग ने बोला 3 हजार रुपए आप नहीं बांट सकते हो। लेकिन पवन जी, ये दोहरा मापदंड अपनाएगा, फिर भी हम कहे चुनाव आयोग के ऊपर ना बोले, हम मेहनत करते रहे, बस वहां मनरेगा में जाके हम नौकरी करने लगे, उस तरह की मेहनत। अरे राहुल गांधी से बराबर बड़ी मेहनत कर लो, किसी में दम है तो भाई। मेहनत क्या होती है? राजनीतिक मेहनत होती, जो दुखी है, पीड़ित है, शोषित है, उसको गले लगाना, उसके हक अधिकार की लड़ाई लड़ना, वही हम कर रहे हैं। लेकिन पवन जी, केरल में कांग्रेस की रणनीति क्या है? सुनामी आ जाएगी। लेकिन यही तो समस्या है कि हम बोलेंगे तो कहेंगे कि कांग्रेस कुछ सीखने को तैयार नहीं है। ठीक, लेकिन अब आपकी रणनीति क्या है केरल में? लेफ्ट का विरोध करना या बीजेपी को रोकना? देखिए, मेरा मानना है कि कहीं भी किसी भी जगह भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में कांग्रेस देश के लिए इतनी घातक हो चुकी है, कुछ पूछने को नहीं। जिस तरह हम तो कहते हैं, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आप जो आपसी भाईचारे को लड़ाओगे, धर्म की राजनीति करोगे, इसका करोगे, उसका करोगे, पहले सबसे बड़ा भ्रष्टाचार की बात करोगे, फिर उसको अपने अंदर शामिल करवा लोगे, फिर ईडी सीआईडी भेज दोगे, फिर जब वो आपके नतमस्तक हो जाएगा, चंदा दे देगा तो ईडी सीआईडी हट जाएगी। ये दोहरा मापदंड हमारे देश के लिए बड़ा घातक है। तो हम कहते हैं कि आज हर व्यक्ति को अपने अंदर वही जहन में लाइए, जिस तरह हमारा सैनिक सीमा में खड़े होकर देश को आजाद कराता है। भारतीय जनता पार्टी जैसे फिरका परस्त ताकतों से हमें फिर से उसी तरह की लड़ाई लड़नी होगी। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बनना पड़ेगा, हर व्यक्ति को सैनिक बनना पड़ेगा। एक छोटा सा वक्त की कमी है, लेकिन छोटा सा वक्तव्य इस पे। सबरीमाला का जिक्र कर रहे थे, भ्रष्टाचार का मुद्दा जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या वाकई लग रहा है गेम चेंजर बनेंगे पवन जी? फिर मैं यही सवाल राहुल जी से लूंगा। देखिए, गेम चेंजर, देखिए मोदी जी जब हम कहते हैं गेम चेंजर है तो दोनों का आकलन होगा ना।
हम कहते हैं कि ऐसा हमने नहीं कहा कि मोदी जी के पहले कई सारी गड़बड़ियां नहीं थी। गड़बड़ियां होती, अच्छाई होती, सब कुछ होती है, लेकिन कोई पैमाना और कोई पैरामीटर नहीं है कि हम बोले कि आपने 1976 में गड़बड़ी की थी इसलिए आज हम 2026 में गड़बड़ी करेंगे। ये मुझे नहीं लगता कि कोई पैमाना है कि अगर कांग्रेस ने गड़बड़ किया तो आज हम गड़बड़ करेंगे। राहुल ये जी, कोई पैमाना नहीं होना चाहिए। राहुल जी, आप कैसे देख रहे हैं सबरीमाला वाला मुद्दा और भ्रष्टाचार का जो जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, क्या वाकई वो एक मेयर चुनाव से सीधा सीएम तक आपको ले जाएंगे? देखिए, विपक्ष की सबसे पहली विडंबना ये है कि ये नोकिया फोन की तरह आउटडेटेड हो गए। मार्केट में वो भी आउटडेटेड इसलिए होते गई थी कि अपने आप को अपडेट नहीं कर पाती थी। ठीक उसी तरह से जब दुनिया एंड्रॉइड की तरफ थी तो वो उसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे। आज विपक्ष बिल्कुल वही है और जो ये बातें करते हैं, ये देखिए अभी भी पवन भाई जिन बातों को कह रहे थे वो 12 साल पहले कहीं बात कर रहे हैं। अरे भैया, तीसरी बार मोदी जी की सरकार बन चुकी है और तीसरी बार में अगर किसानों ने भरोसा नहीं जताया, महिलाओं ने भरोसा नहीं जताया, इस देश के युवाओं ने भरोसा नहीं जताया, तो फिर ये तीसरी बार सरकार बनी कैसे? अगर आप अभी भी मानते हैं कि ये चीज गलत है तो फिर आपका दरवाजा खुला है। अब यहाँ मैं बात कर रहा था कि जो आपने मंदिर की बातें की और जो भ्रष्टाचार की जो बातें की, तो यहाँ मैं आपको बता दूं, हाँ, क्योंकि मेरे पास लास्ट 1 मिनट है, थोड़ा सा जल्दी प्लीज। हाँ जी जी, ये निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो ये जो भ्रष्टाचारवादी जो सरकार रही थी उसको उखाड़ के फेंकने का वक्त आ गया है। और जो हम सर्वधर्म की समानता की हम बात करते हैं उस पे नरेंद्र मोदी जी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है और लाउड एंड क्लियर है। ये समझना विपक्ष के लोगों को नहीं है, ये जनता को समझना है। जो जनता पवन जी, जनता को समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि भ्रष्टाचार तो हुआ है, और क्या तिरुवनंतपुरम नगर निगम नतीजे को कांग्रेस हल्के में ले रही है? निष्पक्ष चुनाव तो हो ही नहीं पा रहा ना। हम तो बार बार कह रहे हैं कि आप जिस तरह से मैनेजमेंट और मैकेनिज्म करते हैं, हमने बताया आपने जो काम कहा वो काम को नहीं करोगे आपकी सरकार बन जाएगी। 750 किसानों को शहीद कर दो, उनकी आवाज उठाएंगे तो आउटडेटेड हो जाएंगे। जो आप 2 करोड़ रोजगार देने की बात करोगे उसकी आवाज उठाए, बिहार में आप पैसे बांटोगे, बिहार में पैसे बांटोगे तो हम आउटडेटेड हो जाएंगे। ये गजब का फलसफा है भैया। क्या तिरुवनंतपुरम नगर निगम इलेक्शन को बीजेपी कांग्रेस हल्के में ले रही है? बीजेपी का वहां जीतना तिरुवनंतपुरम में, क्या उसको आप हल्के में ले रहे हैं? कांग्रेस जो है क्या हल्के में लेके चल रही है अगर मेयर वहां पे बीजेपी का बन रहा है, सरकारें और संगठन आपका है वहां पे एक तरीके से? छोटा सा जवाब। ये तो हम क्या बताएं उसको, वही तो बोल रहे हैं। मैनेजमेंट और मैकेनिज्म भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। हम विधायकों की खरीद फरोख्त या पार्षदों की खरीद फरोख्त तो नहीं कर सकते ना। हमें जो राजनीतिक संवैधानिक रास्ता उसी रास्ते पर हम चल रहे हैं। भाजपा अपने जिस रास्ते पर चल रही है। ठीक है पवन जी और राहुल जी, मेरे पास वक्त की कमी है लेकिन बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। केरल की राजनीति अब सिर्फ लेफ्ट बनाम कांग्रेस नहीं रही, बीजेपी पूरी ताकत के साथ तीसरे खिलाड़ी के तौर पर मैदान में है। पीएम मोदी इसे बदलाव की शुरुआत कह रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे बड़ा दावा, कमजोर जमीन बता रहा है। अब फैसला ना भाषण करेंगे न दावे करेंगे, फैसला करेगी केरल की जनता। इसी सवाल के साथ क्या तिरुवनंतपुरम बनेगा केरल का अहमदाबाद? यही थी आज की बड़ी खबर। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।